हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सरकम सेंटर। क्या होता है सरकम सेंटर? सरकम सेंटर, अगर कोई ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से कोई सर्कल पास होता है तो उसका नाम सरकम सर्कल होता है और उसके सेंटर को कहते हैं सरकम सेंटर। और डेफिनेशन क्या होती है? सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्राइंगल ये है, ध्यान से देखना, ये ट्राइंगल है। सरकम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। एक ये इसका साइड बाइसेक्टर है, एक साइड बाइसेक्टर इसका ये है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, और एक साइड बाइसेक्टर इसका ये है। जहां पर तीनों मिलते हैं इसका नाम होता है सरकम सेंटर। तो ये है इसका सरकम सेंटर। वो मान लीजिए तो हम कहेंगे OD परपेंडिकुलर टू BC, तो स्लोप ऑफ OD इंटू स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1। इक्वेशन से ऑर्थो सेंटर में क्या था, ऐसे ही OE इज परपेंडिकुलर टू CA, तो कहेंगे स्लोप ऑफ OE इंटू स्लोप ऑफ CA इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2। एक और कर लेते हैं, इसके बाद एक कंडीशन लेते हैं OF इज परपेंडिकुलर टू AB, तो कहेंगे हम स्लोप ऑफ OF इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। सोल्व एनी टू आउट ऑफ 3, वी गेट सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। वी गेट सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। एक बेसिक बात हम जानते हैं, अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जरा पॉइंट को ध्यान से देखना, राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। पॉइंट को ध्यान से, सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये पॉइंट सबको मालूम है। ये लीजिए सर्कल बना देता हूँ। अगर कहीं पर भी किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री तक सर्कल बना दीजिए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ये लीजिए जी, सेमी सर्कल में 90 डिग्री, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो कहलाएगा सरकम सेंटर। इसका मिड पॉइंट कहलाएगा सरकम सेंटर। क्यों? जब ये सर्कल ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, सेमी सर्कल में 90 डिग्री एंगल, तो AC होगा डायमीटर और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर। और जहां 90 डिग्री का एंगल है, इसका नाम पढ़ाया था अभी ऑर्थो सेंटर, इसे कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दोनों चीज आ जाती हैं, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, दोनों बातें एक साथ आ जाती हैं जो भी कंडीशन निकालनी हो। मान लीजिए एग्जाम के अंदर हमें दो चीज का पता हो और एक तीसरी चीज फाइंड करा है हमसे, जैसे सरकम रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर, तीनों में क्या रिलेशन है? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, तीनों में क्या रिलेशन है? ऑर्थो सेंटर O, सरकम सेंट्रॉइड को मैं G लिख देता हूं और सरकम सेंटर को C। तो इन तीनों में रिलेशन ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। ऑर्थो सेंटर डिवाइड सरकम सेंटर, एक मिनट, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रॉइड 2:1 की रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है और तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तो ये रेशियो याद करना, 2:1 की रेशियो। याद करने का एक पैटर्न ऐसे याद कर लीजिए, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, याद करने का एक पैटर्न। अब बताइए G के लेफ्ट में कितने हैं, 2, और राइट में कितना, 1, तो रेशियो ऐसे याद कर लीजिए। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को सेंट्रॉइड 2:1 की रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता है। याद करने का पैटर्न है ऑयल नेचुरल गैस कारपोरेशन, इससे याद कर लीजिए। तो यहाँ मैंने रेशियो लिखा 2:1 का रेशियो। अब आते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर इफ इट्स ऑर्थो सेंटर इज एट ऑरिजिन, थर्ड वर्टेक्स चाहिए हमें। तो एक फिगर बनाते हैं, फिगर तब भी बनाओ, एक ऐसी फिगर बनाना जो ट्राइंगल इक्विलैटरल ना दिखाई दे। हमें आदत होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाने की, हाथ ये लीजिए जी, स्केलेन ट्राइंगल बनाना चाहिए हमेशा अगर फिगर सही चाहते हो। ये एक ट्राइंगल ABC कहता है, इसके अंदर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स।
बहुत ध्यान से, ये लीजिए, ये आ गया इसका ऑर्थो सेंटर, ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं इसे। और वैसे भी इसने ओ दिया 0 0। एक वर्टिसिस मेरे पास 0,2 है, दूसरा वर्टेक्स है मेरे पास 4,3 और मुझे तीसरा वर्टेक्स चाहिए अल्फा बीटा। तीसरा वर्टेक्स क्या होगा और बताना है तीसरा वर्टेक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए AO इज परपेंडिकुलर टू BC, तो बस AO का स्लोप बताओ कितना है। AO का स्लोप 2 - 0 अपॉन 0 - 0, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। BC का स्लोप बीटा -3 अपॉन अल्फा -4 इक्वल टू -1। एक तुम्हारा एक नया पॉइंट का पता चलेगा, कई बार नीचे 0 देख करके सब छोड़ देते हैं। देखिए अगर बीटा -3 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसे इन्फिनिटी बना देगा। तो बीटा इक्वल टू बीटा -3 मस्ट बी इक्वल टू 0। बीटा -3 को 0 होना पड़ेगा, तो बीटा आ जाता है 3। कंपटीशन का पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत आता है, या तो नीचे 0 आ जाता है कई बार या ऊपर 0 आ जाता है। तो क्या करना है हमें, अगर नीचे 0 है तो ऊपर वाला मस्ट बी इक्वल टू 0। बीटा आ गया 3। अब दूसरी कंडीशन ले लेता हूं AO, अब ले लेते हैं BO इज परपेंडिकुलर टू AC। BO का स्लोप 3 - 0 अपॉन 4 - 0। AC का स्लोप बीटा -2 अपॉन अल्फा -0 इक्वल टू -1। बीटा की वैल्यू रख देते हैं 3/4, अल्फा इज इक्वल टू -1, तो अल्फा आता है -3/4। तो ये पॉइंट आ जाता है हमारे पास -3.4,3। तो बताइए कौन सा क्वाड्रेंट, ये है जी सेकंड क्वाड्रेंट। तो आंसर आ गया C, सेकंड क्वाड्रेंट तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब बात करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें हमें तीनों का लिंक दे रखा है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और फिर ट्राइंगल A। देखिए जी ऑर्थो सेंटर को A से रिप्रेजेंट करता है A -3,5, सेंट्रॉइड को ये B से रिप्रेजेंट कर रहा है, यह 3,3। जे मिनट इनका क्वेश्चन है B,3। C इज द सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, C है इसके ट्राइंगल का सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, ट्राइंगल, C सर्कम सेंटर। C मैं यहां बोल देता हूं इसे अल्फा बीटा लिख देता हूं। अब कंडीशन ये 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा -3 अपॉन 2 + 1। तो लीजिए अल्फा आ जाता है हमारे पास 6, अल्फा आता है 6। अब निकालते हैं बीटा, 2 इंटू बीटा +5 अपॉन 2 + 1, तो आता है बीटा सोल होकर के बीटा आता है 2, अल्फा 6 बीटा 2। क्या कहता है इसके बाद, देन द रेडियस सर्कल हैविंग लाइन सेगमेंट AC डायामीटर, AC इसका डायामीटर है AC। ये हमारे पास -3,5 और C कितना आता है 6,2। डायामीटर यानी कि 2 और रेडियस का डबल लगाइए, 81 + 9 यानी कि 3√10, तो R आ जाता है 3√5/2 आंसर आ जाता है 3√5/2। C आंसर करेक्ट आंसर है इसका, आंसर आता है C। इसकी रेडियस बताओ, रेडियस आ गया। अब हम बात करेंगे एरिया की। एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत ज़्यादा यूज होता है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इसके अंदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखना बहुत, इससे फास्ट कोई मेथड नहीं हो सकता दुनिया में। x1y1, bx2y2, cx3y3। मुझे एरिया फाइंड करना है इसका, ट्राइंगल का एरिया। देखिए एरिया निकालने का तरीका, पहले 2 वर्टेक्स लिख लीजिए, कोई से 2 वर्टेक्स जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे। मान लीजिए x2, थोड़ा गैप दे करके y2, x3 y3, कोई से 2। तीसरे वाले को माइनस कर दीजिए, -x1 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 और डिटर्मिनेंट लगाइए, बाहर लगाइए मोड और 1/2। लीजिए एरिया का फॉर्मूला, एरिया इससे निकालिए, कोई क्वेश्चन का भी गलती नहीं होगा। 2 वर्टेक्स लिखिए, x2y2 x3y3, पहले वाले को माइनस, पहले से x1 माइनस, दूसरे से x1y1, सॉरी दूसरे से y1 माइनस, पहले से x1 y1 दूसरे से y1 माइनस। देखो पहले x2 - x1, x3 - x1, y2 - y1, y3 - y1। अब दिस इंटू दिस सोल्व करके
मोड लगा देना, बाहर 1/2 के ऐसे निकलता है एरिया। एरिया निकालने का इससे फास्ट कोई मेथड नहीं हो सकता। कोई से 2 वर्टेक्स लिख लीजिए, जो तुम्हारा मन चाहे कोई से 2 वर्टेक्स। मान लो एक बात और ले लेता हूँ, लीजिए कोई से 2 वर्टेक्स, अब की बार कोई और लिख देते हैं, आंसर पर कोई फर्क लिख देते हैं x3, थोड़ा गैप दे करके y3, x1 y1, 2 वर्टेक्स लिखे मैंने, x3 y3 x1 y1। तीसरा रिमेनिंग क्या है, x2 y2। पहले से x2 को माइनस और दूसरे से y2 को माइनस। बस डिटर्मिनेट, क्योंकि डिटर्मिनेट का जवाब माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है और एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, बाहर 1/2 लगा दीजिए। तो एरिया निकालने का ये फास्ट मेथड है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। एक बात मुझे छोटा सा स्ट्रेट लाइन की बात बतानी है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, ये होता है इसका स्लोप। स्लोप का ही यूज होता है सबसे ज़्यादा। स्लोप होता है माइनस a अपॉन b। और एक होती है इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म? अगर एक लाइन x पर a इंटरसेप्ट कट करती है, y पर b इंटरसेप्ट कट करती है, याद होगा 10th क्लास की बात है, तो लाइन का इक्वेशन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अगर हमें जनरल इक्वेशन मालूम है, उस स्लोप याद होना चाहिए, और इंटरसेप्ट फॉर्म x पर a इंटरसेप्ट, y पर b इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर a नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में, अगर a पॉजिटिव होगा तो राइट में, b पॉजिटिव ऊपर, b नेगेटिव नीचे। इस तरीके से पैटर्न होता है इसका। अब आइए एरिया के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन, जेईई मेन 2007 का क्वेश्चन है। लेट HK be 11 C21 be the vertex right angle triangle with AC as its hypotenuse। AC इसकी हाइपोटेनियस है कोई भी, ये लीजिए फिगर बना लेते हैं जैसे कहता है वो। AC ये B11 है, A है HK और ये है तुम्हारे पास 21। तो पहले एरिया की बात, जो भी शॉर्टकट बताया था उसके थ्रू 1/2। हाँ जी बताइए, कोई से 2 पॉइंट, HK 21, 2 पॉइंट लिखे मैंने, HK 21। तीसरे को माइनस करिए, पहले वाले से -1 और दूसरे से भी -1। ये एरिया हमें मालूम है, कितना है ये एरिया? 1 के इक्वल। इट इज इम्प्लाइज दैट 1/2 मोड आ गया k -1 इक्वल टू 1। मोड हटा, साइन लगा, मोड हट करके हमेशा प्लस माइनस साइन आता है। तो k आता है 1 ± 2, तो k की वैल्यू आती है -1, माइनस लेने पर प्लस लेने पर 3। 2 आंसर आते हैं, -1, 3। ये इसके 2 आंसर आ जाते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा आइडिया और, कि लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर की लाइन। इफ लाइंस, 2 लाइन के इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर, पहला पॉइंट, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल हो, कंडीशन क्या होगी? दोनों का स्लोप आपस में इक्वल। ये लिखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दूसरी कंडीशन, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो, अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1। ये बोलते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0, ऐसे याद कर लीजिए। और थर्ड कंडीशन, अगर लाइन आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल बिल्कुल एक जैसी, दोनों कोई इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब ये हाल होगा। अब जब पैरेलल की बात आती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, एक पॉइंट छोटा सा याद होगा सबको, मगर फिर भी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, 2 पैरेलल लाइन, ध्यान रखना बस केवल कांस्टेंट का इफेक्ट होना चाहिए। ax प्लस by
प्लस C1 इक्वल टू 0, और इसको बोल देता हूं मैं AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल टू 0। केवल कांस्टेंट का इफेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो D है। फिर देख लीजिए, अगर इसके साथ कोई नंबर है तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करके AX प्लस BY को बिल्कुल एक जैसा बना लेना पहले। जैसे ये वाला पोर्शन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए दोनों के अंदर, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। और फॉर्मूला क्या होता है? मोड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। जब बिटवीन लाइंस बोला तो लाइंस को क्या होना पड़ेगा? ऑलवेज पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे, फिर कंडीशन सोल्व क्या करेंगे हम? अब एक बात और, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 इज, इस लाइन के पैरेलल लाइन क्या होती है? AX प्लस BY प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 इज, X और Y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके बीच का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस म्यू मान लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू X और Y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके बीच का साइन बदल देते हैं, तो आता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। और इसको ऐसे भी लिखने का एक मेथड होता है, x अपॉन ए, बीच का साइन बदल दो, y अपॉन बी प्लस कुछ भी न्यू मान लीजिए, न्यू इक्वल टू 0। ये भी है, आंसर सबसे सेम आता है। परपेंडिकुलर लाइन का ये बुक्स में होता है ज़्यादातर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं मिलता। x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके बीच का साइन चेंज कर दीजिए, और ऐसे भी x के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल माइनस y के कोफिशिएंट रेसिप्रोकल प्लस न्यू, कोई भी कांस्टेंट अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हो। अब आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज सम इज -1। कहता है इंटरसेप्ट, मान लीजिए हमें नहीं मालूम कहाँ पर कट करता है, अभी हमें कुछ नहीं मालूम। मान लीजिए x पर a और y पर b कट करता है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब कहता है उनके इंटरसेप्ट का सम -1 है, तो b कितना आ जाता है? -1 माइनस a, तो लाइन आ जाती है x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन 1 प्लस a इक्वल टू 1। यहाँ तक ध्यान से देख लीजिए पहले, बेसिक 10th क्लास का फॉर्मूला और JEE मेन 14 का क्वेश्चन है। उनके इंटरसेप्ट का सम -1 है, तो a प्लस बी -1, b आ गया -1 माइनस a, b की वैल्यू पुट कर देते हैं। और कहता है किससे पास है? 4,3 से। चलो जी, x को 4 और y को इसके अंदर 3 रख देते हैं। 4,3 से सेटिस्फाई होता है ये 1, 4 प्लस 4a माइनस 3a, a प्लस a², तो a² आता है 4, तो लीजिए a की वैल्यू आती है +-2। अगर a इज इक्वल टू 2 ले और a इज इक्वल टू -2, तो लाइन के इक्वेशन क्या क्या होंगे? a को 2 लेते हैं तब x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 1। जब लेते हैं -2 तो क्या आता है? x अपॉन -2 माइनस ये प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। दो आंसर आते हैं जी, यानी कि इसका आंसर है डी। डी इज करेक्ट आंसर है इसका, डी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स इज इंटीजर दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के अंदर इंटीजर पॉइंट चाहिए हमें। ये लीजिए जी, कुछ ऐसा ट्राइंगल है 41,0 0 0 0,41। नॉर्मली हम कैसे करते हैं सोल्व? इंटीरियर, इसके अंदर वाले पॉइंट चाहिए हमें, इसके अंदर कितने पॉइंट हैं। तो नॉर्मल जो करते हैं सब ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कि x 0 से ग्रेटर, y भी 0 से ग्रेटर, इस तरीके से ले लेते हैं, और x प्लस वाई लेस देन 41। तो हम कहते हैं x प्लस वाई लेस देन 41 और ग्रेटर देन 0। अब जरा एक बात देखिए जी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 से कहाँ तक? ये होंगी 40 तक वैल्यू हो सकती है। x प्लस वाई की वैल्यू 1 2 3 4 से 40 तक। तो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो ऐसे करते हैं, 40 में से 2 पॉइंट ले लीजिए, 40 C2 40 इंटू 39
बाई 2, ये आ गया 780 आंसर आ जाता है। ये आता है 780 इसका आंसर। मगर ये मेथड किसी को समझ में नहीं आता कभी भी, तो इस मैं बताता हूँ एक मेथड इसका है। अब एक काम करिएगा, जो पॉइंट है उसकी फिगर बना लीजिए पहले। ये लीजिए जी, बहुत ध्यान से, मैं इसकी ट्रायंगल ना बना करके मैं बना रहा हूं इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 2 3 से लेकर के 40 पॉइंट तो इस पर ये हैं, 1 2 3 से लेकर के 40 पॉइंट ये हैं इस पर। तो हमें जो इंटीरियर की बात करनी है, इंटीरियर पॉइंट का हमें जवाब निकालना है। इंटीरियर पॉइंट का जवाब जो इसके अंदर वाले पॉइंट है वो क्या क्या है। तो देखिए 41 इंटीरियर, इसके अंदर वाला रीजन। तो देखो अंदर होंगे 1 2 3 4 40, तो 40 बाई 40 का एरिया कितना बनेगा इससे, 40 इंटू 40 माइनस। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इस वाली लाइन पर हैं, वो इसके अंदर हमें नहीं चाहिए, वो पॉइंट हमें इसके अंदर नहीं चाहिए, या इसके अंदर है, ऐसे कर लीजिए, वो वाले पॉइंट हमें नहीं चाहिए जो इस वाले पॉइंट, जैसे 1 1 2 2, ऐसी 40 40, इस तरह के पॉइंट कितने बनेंगे पॉइंट। इन वाले पॉइंट के अलावा ऐसे पॉइंट कितने हैं, -40 अपॉन 2, ऐसे कर लीजिए सोल्व, लीजिए 780। इस तरह कंडीशन सोल्व कर सकते हो। पहले ट्राइंगल बना लीजिए, जो ट्राइंगल हमें चाहिए, कौन सी कंडीशन चाहिए, इंटीरियर की बात करता है। जब इंटीरियर की बात करता है तो बाउंड्री नहीं होगी, तो बाउंड्री वाले पॉइंट को इसमें से माइनस कर देते हैं। अंदर जितने पॉइंट होंगे माइनस कर दे, कहाँ तक जाएंगे, उन सभी पॉइंट को माइनस कर दीजिए। 40 इंटू 40 माइनस 40 बाई 2, तो लीजिए आंसर आ गया 780। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू अ कॉमन लाइन। एक कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर हैं। अगर कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो सीधी बात, दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो क्या कंडीशन होगी, दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा, दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। इधर लाइए, शिफ्ट कीजिए, p स्क्वायर प्लस 1 p प्लस 1 इक्वल टू 0, p स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, p प्लस 1 इक्वल टू 0, तो p आ जाता है जी -1, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ p। कहता है आर परपेंडिकुलर टू ए कॉमन लाइन, एक कोई भी कॉमन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप, दोनों पैरेलल होंगे, उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। अब कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 17 15 बीटा, इसके परपेंडिकुलर, तो पहले वाले का स्लोप 2/3, इस लाइन का स्लोप बीटा -17 अपॉन 15 -7 इज इक्वल टू -1, तो आता है बीटा -17 अपॉन 12 इज इक्वल टू -1, तो बीटा आ जाता है 5। देख लिए जेई मेन, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2019 का क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है इफ द स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो बस दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1, तो आंसर रहता है बीटा की वैल्यू आती है 5। चलिए लेक्चर 3 के अंदर आगे फिर बढ़ेंगे।